मैं दोपहर को 3 बजे बिस्किट फैक्ट्री से निकलती तो बहुत गर्मी होती। इतनी तेज़ धूप में सड़क के किनारे एक 14 साल का लड़का कभी सादा पानी तो कभी शरबत बनाकर लोगों को रोक रोक कर पिला रहा होता। वह रोज़ मुझे आवाज़ देता कि दीदी पानी पी लो, गर्मी बहुत है। मगर उस लड़के के बुलाने और मुझे देखने का अंदाज बहुत गलत होता था। वह आंखें फाड़ कर मेरे वजूद को देखता था, इसलिए मैं चेहरे पर नकाब लगा आती और उस लड़के को नज़रअंदाज करके घर आ जाती। एक दिन निकली तो मुझे सच में बहुत प्यास लगी हुई थी। सोचा घर जाकर पानी पी लूँगी, मगर गर्मी की शिद्दत की वजह से चला भी नहीं जा रहा था। इसलिए मजबूरन उस लड़के की आवाज़ देने पर मैं रुक गई और उस लड़के से 2 गिलास शरबत लेकर पी गई। जब मैं शरबत पी रही थी तब वह लड़का मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और धीमी आवाज़ में कह रहा था, बड़ी मुश्किल से तुम काबू में आई हो, आज रात को मज़ा ही आ जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई थी और जल्दी से घर की तरफ रवाना हो गई। रात हुई तो मैं अपने बिस्तर पर सो गई, मगर आधी रात को मेरे जिस्म से जान निकल गई। जब मेरा नाम काजल है, मैं एक छोटे शहर की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे बीमार पिता, माँ और एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई था। मेरे पापा एक ईंटों के भट्ठे पर काम करते थे, अब बीमार पड़ गए हैं। मेरी माँ लोगों के घरों में कामकाज करती थी। मेरी बड़ी बहन एक फैक्ट्री में पैकिंग का काम करती थी और भाई स्कूल और कॉलेज के आगे समोसे पकौड़ी की एक छोटी सी रेहड़ी लगाता था। हम लोग एक किराए के मकान में रहते थे। हमारे घर का गुजारा मुश्किल से ही होता था। मैंने माँ से फैक्ट्री में काम करने की इजाज़त चाही, मगर वो मेरा फैक्ट्री में काम करना मुनासिब नहीं समझती थी। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें समझा बुझाकर फैक्ट्री में काम करने की इजाज़त ले ली थी, मगर जब काम की तलाश में बाहर निकली तो अंदाज़ा हुआ कि माँ इजाज़त से ज़्यादा मुश्किल काम फैक्ट्री में नौकरी की तलाश थी। बहुत तलाश के बाद मेरे पापा के एक जाने वाले के जरिए से एक फैक्ट्री में काम मिल ही गया था। काम इतना मुश्किल ना था, लेकिन एक तो सारा दिन खड़े रहकर काम करना पड़ता और दूसरे वहाँ गर्मी बहुत तेज़ी थी। तेज़ गर्म सर्दियों में भी पसीना आने लगता था, लेकिन अब घर चलाने के लिए इतना तो करना ही था। मेरे काम करने से अब पापा का इलाज कुछ ठीक तरह से होने लगा था। मेरी फैक्ट्री मेरे घर से थोड़ी ज़्यादा दूर थी, लेकिन मैं पैदल ही आती जाती थी ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सकूं और अपने पापा के इलाज ज़्यादा बेहतर तरीके से करवा सकूं। मेरी माँ मुझे ज़माने की ऊंच नीच का समझाती रहती थी और मेरी भी कोशिश होती थी कि मैं अपनी माँ को कभी मायूस ना करूं। मेरी फैक्ट्री में बहुत सी लड़कियां काम करती थी, लेकिन मैंने कभी भी किसी से दोस्ती नहीं की थी, इसलिए मैं अपने घर अकेली ही पैदल आती जाती थी। बहुत सी लड़कियों ने मुझसे दोस्ती की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी माँ की वजह से किसी से भी दोस्ती नहीं करती थी। कुछ लड़कियां आवारा टाइप की आज़ाद ख्याल की थी। मेरी फैक्ट्री के करीब ही कुछ लड़के खाने पीने की ठेले और रेडियाँ लगा लेकर खड़े होते थे। उन लड़कियों की कई लड़कों से दोस्ती थी, मगर मैं इस तरह की लड़की नहीं थी। मैं हमेशा उनको नज़रअंदाज कर देती थी। मैं पैसे बचाकर अपने पापा का इलाज करवाना चाहती थी और साथ ही अपने छोटे भाई को भी पढ़ाना लिखा चाहती थी, ताकि वह पढ़ लिखकर एक बड़े से ठंडे एसी वाले ऑफिस में बैठकर बॉस बनकर नौकरी कर सके। मैं चाहती थी कि उनका भविष्य किसी तरह से संवर जाए, इसलिए इतने ख़राब हालत होने के बावजूद उसकी पढ़ाई का सिलसिला किसी न किसी तरह जारी करवाया हुआ था। वह सुबह स्कूल और कॉलेज के बाहर समोसे चाट की रेहड़ी लगाता था और उसके बाद अपनी पढ़ाई करता था। सर्दियों में तो अक्सर मैं उन खाने पीने वालों को नज़रअंदाज कर देती थी, लेकिन गर्मियों में मेरा शिद्दत से दिल चाहता कि मैं कुछ नहीं तो 1-2 शरबत के गिलास ही पी लूँ। फिर मैं खुद ही अपनी ख्वाहिश का गला घोट देती। उसकी एक बड़ी वजह फैक्ट्री के बाहर जो शरबत वाला था उसकी फजूल किस्म की बातें और लड़कियों को गलत नज़रों से देखना थी। मैं अक्सर लड़कियों से सुनती थी कि जो भी लड़की उससे शरबत या पानी लेकर पीती है उसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, वो बगैर शादी के ही पेट से हो जाती है। मगर मैं इन सब बातों को नज़रअंदाज कर देती थी। एक दिन मैं फैक्ट्री से निकली तो तेज़ गर्मी थी। सूरज पूरी ताप से चमक रहा था। फैक्ट्री में भी तेज़ गर्मी के करने से बहुत प्यास लग रही थी। ऊपर से जब छुट्टी हुई तो सूरज सर पर आग बरसा रहा था। वहीं वो सब खाने पीने वाले अपना अपना सामान लेकर खड़े थे। मेरा बहुत शिद्दत से जी चाह रहा था कि मैं एक गिलास शरबत पी लूँ,
मगर फिर चुप करके घर की तरफ चल पड़ी। मैं आहिस्ता कदमों से चल रही थी कि प्यास की शिद्दत से चला तक नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद रास्ता बिल्कुल सुनसान हो गया था और मेरा गर्मी से बुरा हाल था। मेरा दिल चाह रहा था कि आज अपने मन की बात मानकर कुछ न कुछ तो अपने ऊपर खर्च कर लूं। पहले तो दिमाग ने इनकार किया, मगर जब गर्मी ने होशो हवास से बेगाना करना शुरू किया तो दिमाग ने भी दिल की बात मान ली। पैदल चलकर अब तो बस बेहोश होने की कसर रह गई थी। अब तो पैरों ने आगे कदम बढ़ाने से इनकार कर दिया था। मैं वहीं सड़क के किनारे बेदम होकर बैठ गई थी और दुआ करने लगी कि कोई पानी वाला या शरबत वाला ही आ जाए। थोड़ी देर में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने सर उठाकर देखा, दूर से एक शरबत वाला आता दिखाई दे रहा था। मैं इंतज़ार करने लगी कि वहाँ थोड़ा करीब आ जाए। जब वह शरबत वाला मेरे करीब आया तो मेरा खून जलकर राख हो गया था। या तो वही शरबत वाला था जो मेरी फैक्ट्री के करीब अपना शरबत का ठेला लगाता था और बिना वजह की बकवास करता रहता था। जैसे वह मेरे करीब आया तो मुझसे कहने लगा कि आज तो तुम मेरे हाथ का बना शरबत पी लो, यकीन करो मज़ा आ जाएगा। मगर मुझसे उसकी बकवास हजम नहीं होती थी। दिल ने इनकार किया कि रहने देती हूँ, शरबत पिलाकर वह फिर से उल्टी सीधी बातें करेगा। मगर दिमाग ने कहा कि इतनी तेज़ गर्मी है, बहुत दूर तक पैदल चलना था, गले में प्यास की वजह से कांटे हो गए थे, लिहाजा शरबत के साथ उसकी बातों को भी गले से उतार ही लेना चाहिए। मैंने उससे कहा कि 2 गिलास शरबत बना दे। वह बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी जल्दी मेरे लिए 2 गिलास शरबत बनाए। पहला घूंट लेते ही जिसमें एक सुरूर सी महसूस हो गई थी, जैसे किसी तपते सेहरा में भटकते हुए इंसान को उसकी मंजिल मिल जाती है। अभी मैं शरबत का पहला गिलास ही पीने लगी थी कि वो शरबत वाला बोल पड़ा और कहने लगा, आज रात को मज़ा ही आ जाएगा। बड़ी मुश्किल से तुम काबू में आई हो। शरबत पीते पीते मुझे जोर का झटका लगा था। मैंने उससे कहा कि वह अपनी फजोल की बकवास बंद करे और मुझे सुकून से शरबत पीने दे। उसने मेरी बात सुनकर कहा कि वह फजोल नहीं कह रहा है, अगर मुझे उसकी बात पर यकीन ना हुआ तो कल तक तो आ ही जाएगा। मुझे उसकी फजूलबाजी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने जल्दी जल्दी शरबत के गिलास ख़त्म करके उसे वापस किए और पैसे देकर वहाँ से चलती बनी। वैसे भी शरबत पीने के बाद जिस्म जान में दोबारा से ताकत आ गई थी, लेकिन मैं पूरा रास्ता उसकी बातों पर गौर करती रही। घर पहुंचकर भी मैं उसकी बातें सोचे जा रही थी। माँ ने मुझे गुमसुम देखा तो मुझसे पूछने लगी। मैंने उन्हें तमाम बातें सुना दिया। वो बहुत घबरा गई। मैंने उन्हें समझाया कि अगर उनका शरबत इतना ही करामती होता तो यूं गली गली शरबत बेचने के लिए चले ना हो रहा होता। अब पता नहीं उन्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं, मगर वो खामोश हो गई थी। मैंने भी अपने रोज़मर्रा के काम निपटाए और सोने के लिए लेट गई। वैसे भी सुबह छुट्टी थी तो मैं सुकून से देर तक सो सकती थी। सुबह मेरी आँख मेरी माँ के चीखने और मुझे मनालत करने से खुली थी। मुझे समझ नहीं आई कि मैंने ऐसा क्या कर दिया था जो वो मुझे गालियाँ दे रही थी। नींद से वैसे भी मेरी आँखें बोझल हो रही थी, मगर मुझे अपना वजूद कुछ अजीब सा भारी से महसूस हो रहा था। मैंने पूरी आंखें खोलकर जब उठना चाहा तो यह देखकर हैरान हो गई, क्योंकि मेरा पेट किसी प्रेग्नेंट औरत की तरह से फूला हुआ था। मेरी सारी नींदें उड़ गई थी। मेरी माँ मुझे यही कह रही थी कि उस शरबत वाले ने जो कहा था वो सच हो गया है। माँ की चीख पुकार सुनकर बहन भी वहीं आ गई। पहले तो मैं खुद भी घबरा गई थी कि यह मेरे साथ क्या हुआ है। फिर मैंने खुद को संभालते हुए अपने भाई से कहा कि मुझे किसी अस्पताल लेकर चले। मेरी माँ यह सुनकर और भी गुस्से में आ गई, मगर मेरी बहन ने किसी न किसी तरह से समझा बुझाकर मुझे अपने साथ अस्पताल ले आई। यह एक प्राइवेट क्लिनिक था। मैंने बहन से कहा भी था कि किसी सरकारी अस्पताल चलते हैं, लेकिन उसने एक न सुनी। मुझसे कहने लगी कि उसकी किसी जानने वाली का क्लिनिक है। अगर शरबत वाले की बात सच भी हो गई तो वह चुपचाप कोई ना कोई हल निकाल लेगी और किसी को कानों कान खबर न होगी। मैं उसकी बातों से बहुत परेशान हो रही थी। मुझसे पहले भी कई मरीजा थी। मैं अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। जब मेरा नंबर आया तो मेरी बहन मुझे साथ लेकर डॉक्टर के कमरे में गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मेरी बहन को बताया कि काजल पेट से है। यह सुनकर तो सच में मुझे दिन में अंधेरा नजर आने लगा। मेरी बहन ने डॉक्टर से कहा कि वह इस बच्चे से मेरी जान छुड़वा दे, लेकिन डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि
मुझे जुड़वा बच्चे हैं और अगर मैं ऑपरेशन करवाऊंगी तो मेरी जान को खतरा है। मेरी बहन मुझे वहाँ से वापस घर ले आई। जब माँ ने पूछा तो मैंने उसको डॉक्टर की बात बता दी। मेरी माँ ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया और मुझे खूब कोसने लगी। अब मैं क्या कर सकती थी? मुझे लगा कि वह अपनी जगह ठीक थी। अगर मोहल्ले में किसी को मालूम हो गया कि मैं बगैर शादी के सिर्फ शरबत के 2 गिलास पीने की वजह से पेट से हुई हूँ तो कौन यकीन करता। इसी गुस्से में माँ ने मेरी नौकरी भी छुड़वा दी थी। अब मैं सिर्फ घर में रहती थी और घर के कामों में माँ का हाथ बटाती थी। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब वो मेरी शक्ल भी नहीं देखती थी। सिर्फ मेरी बड़ी बहन थी जो मेरा ख्याल रखती थी। मुझे हर महीने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी वह खुद ही लेकर जाती थी और इस बात का ख्याल रखती थी कि मोहल्ले में किसी को मालूम ना हो। एक दिन मेरी बड़ी बहन को फैक्ट्री से आने में देर हो गई थी। मेरे पेट में अचानक बड़ी तेज का दर्द उठा था। मैंने माँ को आवाज़ लगाई। पहले कुछ देर तक तो उन्होंने मुझे नज़रअंदाज किया, लेकिन आखिर कब तक मेरी दर्द से भरी चीख को नज़रअंदाज करती, तो वह मुझे भाई के साथ लेकर अस्पताल चल पड़ी। मेरे बढ़े हुए पेट की वजह से मुझे चलने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। मेरी माँ मुझे एक सरकारी अस्पताल लाई थी। मुझसे कहने लगी कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझ पर खर्च कर सके। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो वह मेरी बहन को भेज देगी और फिर मेरी बहन ही मुझे लेकर उस क्लिनिक पर चली जाएगी। फिलहाल मैंने जिस डॉक्टर को दिखाया वह बहुत अच्छी औरत थी। मैंने उन्हें शरबत वाले का सारा किस्सा सुनाया तो वह हंसने लगी। फिर मुझे समझाया कि कोई सिर्फ शरबत पीने से पेट से नहीं हो सकता। उन्होंने मेरे बहुत सारे टेस्ट करवाए थे जो वहीं से हुए थे और 2 प्राइवेट भी हुए थे। उन्होंने प्राइवेट टेस्टों का खर्च भी खुद उठाया था, बल्कि आने वाले की जिम्मेदारी अपने ड्राइवर की लगाई थी। वह यह थी कि मैंने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए थे और कहा था कि मेरी इस मुसीबत से जान छुड़वाए। तब उसको मुझ पर तरस आ गया था। तब उन्होंने कहा था कि अब वह ज़रूर इस मामले की तह तक पहुंचेगी। जब सब टेस्टों की रिपोर्ट आ गई तो ये खुलासा हुआ कि मेरा पेट प्रेगनेंसी होने की वजह से नहीं बल्कि पानी भरने से फूला हुआ था। लेकिन इतने दिनों से मेरा इलाज ना होने की वजह से अब मुझे पूरी तरह से अस्पताल में एडमिट कराना ज़रूरी था। यह सुनकर मेरी माँ को थोड़ा इत्मीनान हुआ था, मगर वो हैरान थी कि पहले वाली डॉक्टर ने तो कहा था कि काजल पेट से है। उस डॉक्टर ने मेरी माँ को बहुत तसल्ली दी और समझाया कि इस सरकारी अस्पताल में वैसे तो कोई भी खर्चा नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कुछ खर्चा वगैरह करना हो तो वह खुद कर लेगी। हम बहुत परेशान थे। घर और पापा का खर्चा चलाना पहले ही मुश्किल था और अब तो जैसे नामुमकिन ही होता जा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। डॉक्टर साहिबा ने जब मुझसे वजह पूछी तो मैंने उन्हें पूरी बात बता दी कि घर में बाप को पहले ही फेफड़ों का दिक्कत था और अब मैं भी बीमार पड़ गई थी तो घर चलाना मुश्किल हो रहा था। वैसे तो मैं सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज में थी, लेकिन कभी कभी जो दवाइयाँ बाहर से मंगवाए थे हम उसको खरीदने की भी ताकत नहीं रखते थे। डॉक्टर साहिबा ने मेरी बात सुनकर मुझे तसल्ली दी। फिर मेरा और मेरे बाप का सारा इलाज उन्होंने अपने जिम्मे में ले लिया था। मेरी बहन को जब यह बात मालूम हुई तो उसने माँ पर बहुत गुस्सा किया कि मुझे लेकर उस अस्पताल में क्यों आई है। मेरी माँ ने उन्हें बताया कि जैसा वह लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं था। मेरा पेट पानी भरने से फूला हुआ था, मगर मेरी बहन अस्पताल में चीख कर मुझे देखे बगैर ही वापस चली गई थी। मेरा इमरजेंसी में ऑपरेशन हुआ और मैं कुछ वक्त के बाद घर वापस आ गई। मेरी बहन जब बिल्कुल खामोश हो गई थी, 1-2 बार मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मुझे बुरी तरह से थप्पड़ झड़प दिया। उसका रवैया हमारी समझ से बाहर था। हम परेशान थे कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। एक दिन मेरी बहन फैक्ट्री से घर लौटी तो बहुत गुस्से में थी। मैं उसके लिए पानी लेकर आई तो उसने पानी का गिलास लिया और मेरे चेहरे पर फेंक दिया और मुझे मारने लग गई। वो मुझे मारती जाती और यह कहती जाती कि मैं ही उसकी दुश्मन हूँ, उसकी खुशियाँ निकल गई हूँ। मेरी माँ ने और भाई ने आकर मुझे उससे बचाया। माँ ने सख्ती से पूछा कि वो क्यों मुझे मार रही थी। वो कहने लगी कि वो अपनी फैक्ट्री में एक लड़के से मोहब्बत करती थी और उस लड़के ने भी जब तक मुझे नहीं देखा था वह मेरी बहन से प्यार करता रहा। लेकिन एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर वापस आ रही थी तो वह भी मेरी बड़ी बहन को घर तक छोड़ने आया हुआ था। उसने मुझे देखा तो वह मेरा दीवाना हो गया था। वह मेरी बहन से कहने लगा कि अब अगर वह शादी करेगा तो सिर्फ काजल से ही करेगा, वरना वह उससे भी शादी नहीं करेगा।
यह बात सुनकर मेरी बहन पागल सी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे, वह मेरी बदनामी हो जाए। फिर मेरी बहन ने एक प्लान बनाया और उस शरबत वाले को पैसे देना शुरू कर दिए ताकि मेरे कानों तो उसकी बकवास पहुंच सके। वो बहुत कोशिश करता कि मैं किसी तरह से उसका शरबत पी लूं, लेकिन मैं हर बार उसे नज़रअंदाज कर दे जाती थी। आखिरकार उस दिन उसकी मेहनत और मेरी बहन की दुआएं रंग ले आई थी। मैंने उस शरबत वाले का शरबत पी लिया क्योंकि उसने मेरे शरबत में कोई ऐसी दवा मिलाई थी जिससे मेरे पेट में पानी भर गया और मैं दूर से ही प्रेग्नेंट दिखाई देने लगी थी। उस लड़के जो मुझे पसंद करने लगा था, मेरी बहन ने यह कहकर मुझसे बदगुमान कर दिया कि मेरा किरदार बहुत ख़राब है और मैं शादी के बगैर ही पेट से हो गई हूँ। उस लड़के ने मेरी बहन की बातों पर यकीन न किया और मुझे खुद किसी अस्पताल लेकर जाने का कहा। तब मेरी बहन ने उस प्राइवेट क्लिनिक वाली एक नर्स से दोस्ती की और उसे पैसों का लालच दिया। वह नर्स लालच में आ गई और खुद डॉक्टर बनकर बैठ गई थी। मेरी बहन मुझे ऐसे वक्त पर क्लिनिक लेकर जाती थी जब वहाँ कोई न होता और मुझसे कहती कि वह इसलिए ऐसे वक्त पर जाती है ताकि मुझ पर किसी का शक न हो। लेकिन वह लड़का मेरी बहन से शादी से इनकार कर दिया। फिर भी इत्तेफाक से सरकारी अस्पताल चली गई थी जहाँ इस वक्त इलाज में बिल्कुल ठीक हो गई थी। क्यों मेरी बड़ी बहन की तमाम साजिश नाकाम हो गई थी। अब वह उस लड़के से मिलकर ही आ रही थी ताकि उसे लड़की शादी के लिए बना सके। अगर उस लड़के ने मेरी बहन को बहुत बेइज्जत किया। उसने मेरी बहन से कहा कि जब छोटी बहन इतनी आवारा और बदचलन है तो बड़ी बहन कैसी होगी। यह बात मेरी बहन को बहुत बुरी तरह से चुभी थी। उसने मेरे लिए जो गड्ढा खोदा था उसमें वह खुद भी गिर गई थी। अब उसका उस लड़के पर बस न चला तो वह घर आकर मुझे मारने पीटने लगी थी। अस्पताल में जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया था वो मुझे अपनी बेटी मानने लगी थी। उन्होंने न सिर्फ मेरा इलाज करवाया बल्कि मेरे छोटे भाई को भी एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया था। डॉक्टर साहिबा ने मुझे किसी और फैक्ट्री में काम दिलवा दी थी जहां मुझे पहले जैसे गर्मी में काम भी नहीं करना पड़ता था। यह फैक्ट्री मेरे घर से नज़दीक ही थी। मेरे बाप का उन्होंने बहुत इलाज करवाया मगर वह सेहतमंद ना हो सके और एक दिन हमें छोड़कर चल बसे। मेरी माँ भी उनकी जुदाई का गम ना सह सकी और एक हफ्ते के बाद वह भी मर गई। मेरी बहन को भी यह बात समझ में आ गई कि जिसका जो नसीब होता है वह उसको मिलकर ही रहता है और जो चीज़ नसीब में ना हो उसके लिए कितनी भी कोशिश कर लो वह नहीं मिलती। आज मेरा पढ़ा लिखा भाई एक बड़े से ठंडे एसी वाले ऑफिस में बॉस बनकर उनकी पसंद काम करता है। उसकी शादी हम दोनों बहनों ने उसकी पसंद से करवा दी थी। वह अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है। मेरी बड़ी बहन ने मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी थी और मैंने उसे माफ़ कर दिया था। डॉक्टर साहिबा ने मेरी बहन की भी शादी अच्छे ख़ानदान में करवा दी थी। मैं अब दो खूबसूरत से बच्चों की माँ बन गई हूँ, लेकिन मेरी बहन आज भी बेऔलाद है और वो औलाद के देख तरसती रहती है। वो मुझसे अक्सर अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती रहती है, कहती है कि मैंने उसे दिल से माफ़ नहीं किया, लेकिन मैं उसे समझती रहती हूँ, समझाती रहती हूँ कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है और अब जब ऊपर वाले की मर्जी होगी तो उसे भी औलाद हो ही जाएगा। और फिर आखिरकार 3 साल बाद जब मेरी बहन को ऊपर वाले ने एक बेटे से नवाजा है। मेरी बहन ने मेरे साथ बहुत गलत किया था मगर उसकी माफ़ी मांगने पर मैंने उसे माफ़ कर दिया था। आज मैं अपने घर और मेरे बहन भाई अपने अपने घर एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।